नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। अब से तकरीबन 4 महीने पहले एक ऐसी भयानक वारदात हुई थी जिसने पूरे देश को दहला दिया था। जी हां, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे होंगे। वो घटना थी कोलकाता में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल की वारदात। अब उस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आ गया है, या यूं कह सकते हैं कि इस मामले में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाली है, हैरान करती है। ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की है। सीबीआई सीएफएसएल दिल्ली के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, जो सीबीआई के साथ अटैच्ड है और सीबीआई के लिए काम करती है। एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो मौके पर जाकर सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन लोगों ने सीबीआई को जो रिपोर्ट दी थी अपनी तरफ से जांच करके, उस रिपोर्ट के पेज नंबर 12 यानी आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बहुत शॉकिंग है। और इन बातों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स को मौके पर जहां से उस पीड़ित लड़की की लाश बरामद हुई थी, वहां पर पीड़ित और आरोपी के बीच संघर्ष के यानी स्ट्रगल के कोई भी निशान नहीं मिले। अब ये अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। एक ऐसा मामला जिसमें रेप हुआ हो, जिसमें रेप के बाद कत्ल कर दिया गया हो, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पे चोटों के गहरे निशान मिले हो, प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी हो, 22 तकरीबन चोट के निशान पूरे शरीर पर पाए गए हों, जिनमें खरोंच के और मारे पीटे जाने के, यहाँ तक कि चश्मा तोड़ दिए जाने के, चश्मे का जो कांच है वो आंखों में चला गया। इस तरह की रिपोर्ट, इस तरह की बात जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई हो, उस मामले में मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अगर संघर्ष के कोई भी निशान न मिले तो आप समझिए कि ये अपने आप में कितनी अजीब और कितनी हैरान करने वाली बात है। लेकिन सीबीआई सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके आखिरी पन्ने में उन्होंने कुछ यही लिखा है। आखिरी पन्ने पर एक्सपर्ट्स ने 5 पॉइंटर्स लिखे हैं। उन 5 पॉइंटर्स के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पढ़कर सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन आप ये समझिए कि इस रिपोर्ट का मतलब क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट के मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 मतलब निकलते हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये कि अगर वहाँ पर कोई संघर्ष के निशान नहीं मिले तो फिर पीड़ित और आरोपी के बीच कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि मामला रेप और मर्डर का है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये प्रूव करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस मामले में पीड़ित और आरोपी के बीच संघर्ष हुआ है। तो फिर संघर्ष नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते। अब अगर संघर्ष हुआ है और मौके पर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि हो सकता है कि कत्ल और रेप की घटना कहीं और हुई हो, अन्यत्र हुई हो, और बॉडी को लाकर उस सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया हो या रख दिया गया हो। लेकिन ये भी बात तकरीबन नामुमकिन लगती है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक की तफ्तीश में ऐसा कोई भी तथ्य उभर कर सामने नहीं आया। यहाँ तक कि जो दूसरे एविडेंसेस, चाहे उस कॉरिडोर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे हों या फिर वहाँ उस फ्लोर पर मौजूद लोगों की गवाही हो, किसी ने भी कत्ल कहीं और होने और बॉडी वहाँ लाकर फेंके जाने जैसी कोई बात नहीं कही है। और यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स को आसपास के किसी इलाके में भी कोई बायोलॉजिकल स्टेन यानी किसी इंसान के शरीर का कोई द्रव्य या कोई पदार्थ किसी और जगह पर पड़ा हुआ नहीं मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि हो कि घटना कहीं और हुई और बॉडी को लाकर उस सेमिनार हॉल में फेंक दिया गया। इसी के साथ इस रिपोर्ट से तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि तो क्या एक्सपर्ट्स के फॉरेंसिक जांच के लिए सेमिनार रूम में पहुंचने से पहले ही क्या सीन ऑफ क्राइम को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि आपको पता है, इस घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची थी उस समय उस हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग, आसपास के लोग कौतूहलवश, जिसे इंग्लिश में ऑनलुकर्स कहते हैं, वो लोग उस कमरे में सेमिनार हॉल में दाखिल हो गए थे और वहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। इतनी भीड़ कि लोग एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़ने की नौबत आ गई थी, लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे और उसके कुछ वीडियोस भी रिलीज़ किए गए थे। इससे ये पता चलता था कि सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करने के मामले में हॉस्पिटल प्रशासन ने और वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती।
इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे। और अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है ये तो कोई और कहानी कह रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ संघर्ष के कोई निशान ही नहीं मिले और इससे ये पता चलता है कि अगर सीन ऑफ क्राइम को फैब्रिकेट भी किया गया तो इस तरीके से फैब्रिकेट किया गया कि उसमें फैब्रिकेशन के भी कोई निशान नहीं बचे। या तो फिर रिपोर्ट में ये कहा जाता कि संघर्ष के निशान मिटा दिए गए थे, लेकिन ऐसी बात वो रिपोर्ट नहीं कहती। रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ पर संघर्ष के कोई निशान मिले ही नहीं। और ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। और अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में इस केस में जो आरोपी है उसको मिल सकता है, क्योंकि आरोपी तो शुरू से ही तमाम इल्ज़ामों से इनकार कर रहा है। अब वो कहेगा कि अगर मौके पर संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसका मतलब उसकी बात सही साबित होती है कि उसने कोई ज़्यादती की नहीं। अब बेशक और ऐसे सबूत हों जो ये प्रूव करते हों कि आरोपी जो है वो इस मामले से कनेक्टेड है, उसके खिलाफ बहुत सारे और सबूत हैं जिसका जिक्र मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पर आरोपी इस रिपोर्ट के हवाले से कोर्ट में एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश कर सकता है, एक शक या असमंजस का माहौल जो है वो पैदा कर सकता है। और सीबीआई सीएफएसएल की रिपोर्ट कुछ ऐसी ही है। इससे पहले कि आरोपी के खिलाफ मौजूद बाकी सबूतों की मैं बात करूं जिसके हवाले से हम ये मान सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में उसे सज़ा हो जाएगी, आइए मैं आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर यानी पेज नंबर 12 पर वो क्या बातें लिखी हुई हैं जो बहुत ही अजीब है, शॉकिंग है, चौंकाती हैं। सबसे पहले तो मैं आप उसको उस रिपोर्ट के आखिरी पन्ने का एक झलक दिखा देना चाहता हूँ। ये वो रिपोर्ट है मेरे पास और इस रिपोर्ट के पेज नंबर 12 में पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। इन पॉइंट्स में क्या है आइए आपको एलैबोरेट करके बताता हूँ। पहले पॉइंट में तो ये लिखा गया है कि सेमिनार हॉल में जो वुडन स्टेज बना हुआ है, लकड़ी का स्टेज बना हुआ है, उसके ऊपर जो मैट्रेस रखी थी जिस पर उस लड़की की बॉडी थी, उसके आसपास स्टेज पर और स्टेज के पास ही रखे एक टेबल जिसके ऊपर ब्लू कवर चढ़ा हुआ था, वहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल स्टेन एक्सपर्ट्स को नहीं मिला, यानी किसी भी इंसान के शरीर का कोई डिपॉजिट वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। ये एक पॉइंट है और जो अपने आप में बहुत अजीब बात है, क्योंकि अगर संघर्ष हुआ है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि लकड़ी के स्टेज के ऊपर रखे मैट्रेस के अलावा सेमिनार रूम के फर्श पर भी कहीं भी कोई बायोलॉजिकल स्टेन नहीं मिला, जबकि सेमिनार रूम को ही सीन ऑफ क्राइम बताया गया था। ये भी जो है पुलिस और सीबीआई के उस दावे को कंट्राडिक्ट करता है जिसमें यह कहा गया कि रेप की घटना उसी सेमिनार रूम में हुई। पॉइंट नंबर 3 में यह कहा गया है कि मौके पर जो भी सुराग मिले थे, चाहे वो दवाइयों के फटे हुए रैपर हो, मोबाइल का बैक कवर हो, कुछ पेपर के टुकड़े हों, ये सारी चीज़ें जो है सीबीआई के जांच अधिकारियों के हवाले कर दिए गए थे। ये तो एक न्यूट्रल पॉइंट है जिस पर कोई सवाल नहीं उठता। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा गया है कि मैट्रेस के कट मार्क एरिया पर गौर करने से ये साफ होता है कि ये मैट्रेस के उसी एरिया पर बनाए गए कट मार्क हैं जहां पर पीड़ित लड़की का सिर और पेट का निचला हिस्सा था और उसके नीचे जो है कुछ खून के निशान मौजूद थे, यानी सिर के निचले हिस्से में और एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पार्ट के निचले हिस्से में उस मैट्रेस पर कुछ खून के धब्बे थे। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि उस लड़की की बॉडी उस मैट्रेस के ऊपर थी। लेकिन इसके अलावा आसपास और कोई भी बायोलॉजिकल डिपॉजिट होने की बात से ये रिपोर्ट जो है वो इनकार करती है। इसमें ये लिखा हुआ है, हालांकि आरोपी और पीड़ित लड़की के बीच यहाँ हुए संभावित संघर्ष के कोई भी निशान इस जगह पर मौजूद नहीं थे, जो अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत अजीब बात है। इन्होंने लिखा है जैसे कि मैट्रेस में, लकड़ी के स्टेज पर या सेमिनार हॉल के अंदर कहीं भी संघर्ष की कोई बात सामने नहीं आई है। अब उन्होंने ये भी लिखा है, हालांकि ये सब कुछ तो अपनी जगह पर है, लेकिन उस सेमिनार हॉल में कोई आदमी बगैर किसी की निगाहों में आए इस अपराध को अंजाम देने के लिए या कोई भी क्राइम करने के लिए चला जाए, ये बात तकरीबन नामुमकिन है। इसके बहुत लेस चांसेस हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा या हो सकता है जिसने आरोपी को सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए देखा होगा। लेकिन आपको पता है कि अब तक कोई भी ऐसा चश्मदीद सीबीआई को या जांच एजेंसी यानी जो पहले पुलिस थी, कोलकाता पुलिस, उसको भी नहीं मिला था जिसमें किसी ने यह दावा किया हो कि उसने संजय रॉय को सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए या सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए देखा है। बल्कि कुछ सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी है संजय रॉय, वो सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखा है, सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ नहीं दिखा है, और वो भी सीसीटीवी फुटेज में। यानी कोई चश्मदीद जो है इस मामले में आरोपी के हॉल के अंदर जाते हुए पुलिस को या सीबीआई को नहीं मिला है। तो ये तो
अपने आप में जो है सारी बातें एक दूसरे को कंट्रडिक्ट करती हैं, एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से सबूत हैं जो दोषी को सज़ा दिला सकते हैं, क्योंकि ये तो वो बातें हुई जो दोषी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सज़ा दिलाने वाली जो बात है, अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है, जिसमें उस लड़की के शरीर पर तकरीबन 22 चोट के निशान पाए गए हैं और लड़की के शरीर पर जो सीमन है वो भी संजय रॉय के होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जो खून के निशान, कुछ धब्बे मिले हैं, वो भी संजय रॉय के होने की पुष्टि हुई है। साथ ही जो छोटे छोटे बाल हैं, हेयर्स हैं, वो भी डीएनए जांच में ये प्रूव हो चुका है कि वो संजय रॉय के ही हैं। इसके अलावा एक जो ब्लूटूथ नेक बैंड मौके पर मिला था, वो नेक बैंड भी जो है संजय रॉय के मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो गया था, जो इस बात का एविडेंस है कि संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में मौजूद था। प्लस एक दिए हुए टाइम फ्रेम 3 से 5 के बीच हत्या होने की बात कही गई है। इससे पहले और इसके बाद में संजय रॉय उस सेमिनार हॉल में आता और जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इस मामले में इकलौता आरोपी जो है वो संजय रॉय ही है। और ये सारे सबूत उसके सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि दोषी होने की तरफ भी इशारा करते हैं। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट ने इस मामले को एक नया मोड़ ज़रूर दे दिया है और ये रिपोर्ट अपने आप में हैरान करती है। आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट का असर इस मुकदमे पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में कुल 100 गवाह हैं। 12 पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में शामिल की है। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और दूसरे सबूत तो इस मामले में हैं ही। हालांकि जो आरोपी है वो लगातार ये कह रहा है कि उसे इस मामले में फंसाया गया है और वो गुनहगार नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी आरोपी कहता है, लेकिन सीबीआई की तफ्तीश, आरोपी का दावा, सबूत, इन सारी चीज़ों के बीच सीबीआई सीएफएसएल की ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत उलझाने वाली है। इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसका विश्वास भी जो है अब सीबीआई जांच से तकरीबन उठ चुका है और यही वजह है कि पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर ये कहा है कि इस मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि इतने दिन गुजरने के बाद, तकरीबन 4 महीने गुजरने के बाद अगर फिर से इस मामले की नए सिरे से जांच होती है, चाहे वो सीबीआई की कोई और टीम करे या कोई और एजेंसी करे, तो फिर इंसाफ मिलने का क्या होगा। मामले की तफ्तीश तो हो गई, लेकिन इसके कानूनी प्रक्रिया से गुजरकर गुनहगार को सज़ा दिलाने का क्या होगा, ये अभी कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर ये मामला गुजरते वक्त के साथ सुलझने की जगह और उलझता जा रहा है। मुझे तो कम से कम इस सीबीआई सीएफएसएल की रिपोर्ट के सामने आने के बाद कुछ यही लगता है। आपका नज़रिया क्या है इस पूरी पेशकश को सुनने के बाद? आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं इस पेशकश को ख़त्म करूं, ये जो रिपोर्ट आप लोगों के लिए, ये जो अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसे ख़त्म करो। आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मेरी है उस पर आप लोगों ने कुछ कमेंट्स जो किए थे, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तांत्रिक ने ऐसा कर्मकांड किया, ऐसा खेल किया कि उसके चक्कर में आकर एक शख्स की मौत हो गई और उसके गले में एक अजीब शय फंस गई थी जिससे उसकी जान गई। अगर आप में से कुछ लोगों ने उस रिपोर्ट को नहीं देखा या सुना है तो आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में उस स्टोरी को सुन सकते हैं। अब दर्शकों के कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। साई रत्ना ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा है कि दर्शकों की मांग का सम्मान रखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। दीपक सिंह पंवार ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर आपकी बात बताने की शैली बहुत अच्छी है। मैं दीपक सिंह पंवार जर्मनी से हूं और उन्होंने अपने आप को मेरा छोटा भाई बताया है। फीलिंग ऑनर्ड दीपक, थैंक यू वेरी मच। प्रभाकर शर्मा ने भी कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरी कहानी है वो उनको बहुत अच्छी लगी। कल मैंने आप लोगों को 2 कहानी सुनाई थी। एक तो रियल स्टोरी थी जो मैं रोज़ लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे आज लेकर आया हूँ, लेकिन एक फिक्शन वाली स्टोरी सुनाई थी जो मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी। तो प्रभाकर शर्मा जो हमारे दर्शक हैं, उनको वो दूसरी कहानी जो फिक्शन बेस्ड थी, उनको वो कहानी अच्छी लगी। ठीक है प्रभाकर जी, थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। शिवम ध्रुव हमारे रेगुलर लिसनर हैं। साई रत्ना का जिक्र तो मैंने कर ही दिया। शंकर आसुदा हैं और इन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई की है, तारीफ़ की है। प्रदीप भांबू जी का कमेंट है। साहिल ने कहा है, आपकी आवाज़ सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखता और सुनता हूँ। एक शख्स हैं, हमारे दर्शक हैं, ये हैं देवी सिंह सिसोदिया। ये लिखते हैं कि आज की तारीख में इंसान जो है एक से ज़्यादा कई चेहरे लेकर घूम रहे हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि इंसानों को पहचान पाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। साधना आचार्य ने एक कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये इन्होंने अपने कमेंट में ये लिखा है कि
आपसे हमें गर्व है कि आप सिर्फ क्राइम से संबंधित शुद्ध बातें बताते हैं। लोग कभी कभार क्राइम में मिलावट वाली विवादास्पद बातें बताते हैं। तो साधना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति मिश्रा ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि आपकी दोनों स्टोरीज अच्छी लगी। लर्निंग एस्पिरेंट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया सर, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, हार्ट टचिंग स्टोरी। मयंक गुप्ता, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा नाम मधु अग्रवाल है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं आपकी स्टोरी और शम्स सर की कहानी स्टार्टिंग से सुन रही हूँ। इन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी स्टोरी पर कभी कमेंट किया नहीं, ये पहला कमेंट वो कर रही हैं। मधुर मिश्रा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। उन्होंने अपना नाम मधु बताया था, मधु अग्रवाल, और ये मधुर मिश्रा है। बहुत सुंदर कहानी उन्होंने लिखा है। चिराग शर्मा की कहानी है, मतलब उनका भी कमेंट है। इसके अलावा पीके चंद्रा, कुलदीप भारद्वाज और जाट ब्रदर एएनआई के नाम से एक आईडी है। भाई भगवान की दया से और तरक्की करें आप, ऐसा उन्होंने लिखा है। देखिए कितना पॉजिटिव सोच आप लोग रखते हैं और कितना अनकंडीशनल लव आप लोगों का मेरे प्रति है। ये मैं जब भी सोचता हूँ अपने आप को बहुत खुशकिस्मत पाता हूँ, बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, 100 से ज़्यादा कमेंट्स हैं पिछले 24 घंटे के अंदर ही। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं फिर हाजिर होऊंगा अपनी अगली कहानी के साथ। तब आप लोगों के जो और कमेंट्स होंगे उनको पढ़ूंगा और कुछ जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।